गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज के हमारे इस वीडियो का जो डिस्कशन होने जा रहा है वो है द सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसके पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन किया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के मेन फीचर्स क्या क्या है। तभी मैंने आपको वीडियो में बताया था कि सोर्सेस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड मैं आप लोगों के लिए एक डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा। अब जिस तरीके से थंबनेल देखकर आपने डेडिकेटली ये वीडियो ओपन किया, उसी डेडिकेशन से अब अपने बुक्स को उठाइए, ठीक है, पेन पेपर कॉपी लेकर सब तैयार रहिए। आज जो भी इंडिया के सोर्सेज रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशंस के, जहां से हमने बहुत सारे प्रोविजंस को बोरो किया, अपने कॉन्स्टिट्यूशन में डाला, उससे सारे रिलेटेड आज टॉपिक्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो फटाफट नोट कॉपी पेन निकालो और लिखना शुरू कर दो। तो क्लास, सोर्सेज, इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के सोर्सेज क्या क्या रहे, ऐसे कई बार एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे गए। ठीक है, जैसे कि प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये हमने कौन से कंट्री से लिया, फलाना ढिमका, ऐसे बहुत सारे प्रोविजंस पूछे जाते हैं कि क्या ये हमने कहीं से बोरो किया है, और अगर बोरो किया है तो किस कंट्री से हमने बोरो किया है। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में आते रहे। ठीक है, तो फटाफट करके हम लोग वो कंट्रीज देखेंगे और उस कंट्रीज से हमने क्या क्या बोरो किया है वो सारी चीजें यहाँ पर डिस्कस करेंगे। देखिए, वैसे तो हमने कुल मिलाकर 60 कंट्री, 60 देशों से हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे वेरियस प्रोविजंस को बोरो किया था। मैंने पिछले वीडियो में 65 बता दिया था, जस्ट अ स्मॉल करेक्शन, 65 नहीं 60 है। ठीक है, 60 कंट्रीज से हमने क्या किया था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत सारे प्रोविजंस को बोरो किया था। नेक्स्ट एक चीज याद रखना क्लास आप लोग, कि तकरीबन माना जाता है कि 64 लाख रुपीस, ठीक है, इंडियन रुपीस, इतने पैसे खर्च किए गए थे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग में। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनने में लगभग 3 साल लग गए। ठीक है, वैसे अगर अप्रोक्सीमेटली देखोगे 2 साल 11 महीने 18 दिन, तो इतना टाइम लगा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बन के तैयार होने के लिए। तो उस ड्यूरेशन में पैसे तो खर्च होंगे ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स बहुत सारी फाइलें मंगाएंगे, ट्रैवलिंग होगा, सेशन होगा, सेशन में बहुत सारी जो भी खर्च होते हैं वहां पर, वो सारा इंक्लूडेड 64 लाख रुपीस खर्च आया था 3 साल के दौरान पूरा कॉन्स्टिट्यूशन बनने में। उस टाइम भाई साहब 64 लाख रुपया बहुत ज्यादा होता था। ठीक है, आज के टाइम पे इतना ज्यादा आप लोगों को इम्पोर्टेंट ना लगे, मुंबई में तो 64 लाख का एक ढंग का फ्लैट ना मिले आपको, बट स्टिल अगर 64 लाख उस टाइम पे देखा जाए तो बहुत ज्यादा होता था। उतने पैसे खर्च किए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए। आई होप इतना क्लियर हो गया। अब हम लोग एक एक करके वो सारी कंट्रीज देखेंगे कि कौन सी कंट्रीज से हमने कौन कौन से प्रोविजंस लिए हैं। आई होप दिस इज क्लियर। तो सबसे पहला हम लोग जो कंट्री स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज गोइंग टू बी यूएस। तो पहला आप लोग कंट्री का नाम लिखोगे क्लास, यूएस, अमेरिका। ठीक है, आई होप आपने टॉपिक लिख लिया होगा, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहला आप लोग लिखना यूएस, अमेरिका। यूएस से हमने क्या क्या बोरो किया फटाफट देखते हैं। सो फर्स्ट राइट डाउन यूएस, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो यूएसए से, अमेरिका से हमने जो सबसे पहला प्रोविजन लिया है वो है फंडामेंटल राइट्स क्लास। ठीक है, मौलिक अधिकार। सबसे पहले क्या लिया, फंडामेंटल राइट्स। अगर आप यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन को उठाकर देखोगे तो वहां पर उनके कॉन्स्टिट्यूशन को ऐसे उनके कॉन्स्टिट्यूशन में जो राइट्स दिए गए हैं उसको फंडामेंटल राइट्स नहीं बोलते, उसको वो लोग बोलते हैं बिल ऑफ राइट्स। ठीक है, बिल ऑफ राइट्स, बट हमारे यहाँ हम क्या कहते हैं इसे, फंडामेंटल राइट। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट में ऐसे बहुत सारी चीजें जो हमने मॉडिफाई करके हमारे तरीके से उसे इंक्लूड किया है, बट ये जो कंसेप्ट है कि लोगों का अधिकार जो है उनके कॉन्स्टिट्यूशन में वो मेंशन होना चाहिए, तो वो जो कंसेप्ट है हमने कहां से उठाया था, अमेरिका से। आई होप दिस इज क्लियर। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स कहां से कहां तक है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक। मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि आर्टिकल 14 से आर्टिकल 30 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यूपीएससी में आपको, या फिर यूपीपीसीएस में भी, अदर वेरियस जो आपके सिविल सर्विस के एग्जाम्स होते हैं, वहां पे आर्टिकल जो है, आर्टिकल 14 से लेकर 30 तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहां से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। क्लियर है, आई होप। ठीक है, तो पहला हमने क्या प्रोविजन लिया था, फंडामेंटल राइट। ठीक है, नेक्स्ट राइट डाउन। नेक्स्ट है क्लास प्रीएम्बल, प्रीएम्बल। ठीक है, प्रीएम्बल। अच्छा, जब भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हुआ तो उसके बाद, नहीं सॉरी,
जब भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जा रहा था तो एक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन पास किया गया था, ठीक है, 1946 में। उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से हमने प्रियम्बल के बहुत सारे वर्ड्स को लिया है, लेकिन कंसेप्ट जो है प्रियम्बल का कि एक प्रियम्बल होना चाहिए ताकि उस प्रियम्बल को पढ़ के समझ में आ जाए कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। ऑब्जेक्टिव्स क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के? डेमोक्रेसी, रिपब्लिक, सॉवरेंटी, ये सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव शॉर्ट में पढ़ के समझ में आ जाना चाहिए, तो उसके लिए हम लोग एक पन्ना का प्रियम्बल लिखेंगे। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन तो लेंथीएस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है भैया, 448 आर्टिकल्स है, 12 स्केड्यूल्स है, 25 पार्ट। इतना किसके पास टाइम है इन शॉर्ट आपके कॉन्स्टिट्यूशन को समझने के लिए? तो अगर इन शॉर्ट किसी को कॉन्स्टिट्यूशन समझना है तो उसे प्रियम्बल पढ़ना होगा। तो वो जो प्रियम्बल है, ये जो प्रियम्बल का जो कंसेप्ट है, ये भी हमने यूएस से लिया था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्लास, ठीक है। नेक्स्ट राइट डाउन ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट। ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट, देखिए यूएस में जो प्रेसिडेंट का ऑफिस है वो इलेक्टेड होता है, डायरेक्टली इलेक्टेड होता है। इंडिया में भी इलेक्टेड है बट इनडायरेक्टली इलेक्टेड है, यानी कि इलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो हमने कॉपी नहीं किया है। हमने सिर्फ इतना कॉपी किया है कि अगर यूएस में एक ऑफिस है प्रेसिडेंट के लिए, तो इंडिया में भी एक ऑफिस होगा प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है। बट इलेक्शन जो है, इनका जो इलेक्शन मेथड होता है प्रेसिडेंट को सिलेक्ट करने का, वो हमने कॉपी नहीं किया। इतना क्लियर हो गया? नेक्स्ट राइट डाउन। नेक्स्ट आप लोग लिखोगे जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू, REVIEW। जुडिशियल रिव्यू क्या होता है, समझो इस चीज को। देखो जुडिशियल रिव्यू का मतलब होता है कि मान लो लेजिस्लेचर ने, यानी कि पार्लियामेंट ने कुछ ऐसा लॉ बनाया है जिससे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को दिक्कत है, तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को कॉन्स्टिट्यूशन ये पावर देता है कि वो जब चाहे लेजिस्लेचर के द्वारा बनाए हुए लॉस को इंटरप्रेट कर सके। और अगर जुडिशरी को लगता है कि इस पे इंटरप्रिटेशन करना जरूरी है, इसमें दखल अंदाजी देना जरूरी है लोगों के हित के लिए, तो सुप्रीम कोर्ट ऐसा कर सकती है, यानी कि उस लॉ को रिव्यू करा सकती है। ये पावर है हमारे सुप्रीम कोर्ट के पास। तो ये जो जुडिशियल रिव्यू है, ये कंसेप्ट भी हमने कहां से लिया? यूएस से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट राइट डाउन। नेक्स्ट लिखेंगे हम लोग कंसेप्ट ऑफ इम्पीचमेंट। कंसेप्ट ऑफ इम्पीचमेंट, ठीक है, राइट डाउन कंसेप्ट ऑफ इम्पीचमेंट। लिखा सबने? अच्छा, इम्पीचमेंट क्या होता है? इम्पीचमेंट इज नथिंग बट रिमूवल। देखिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारी चीजें डिस्क्राइब की गई हैं कि मान लो अगर जैसे जज है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का, वो ठीक तरीके से काम नहीं करता, तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन का हवाला देते हुए उस पर्टिकुलर पर्सन को, जज को रिमूव कर सकती है। उसी तरीके से अगर प्रेसिडेंट अगर अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है, ऐसा अगर पार्लियामेंट को लगता है, तो पार्लियामेंट के पास ये पावर है कि वो प्रेसिडेंट को भी उनके पोजीशन से रिमूव कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। लेकिन प्रेसिडेंट के केस में रिमूवल शब्द का यूज नहीं किया जाता है, हम उनके केस में इम्पीचमेंट शब्द का यूज करते हैं। तो इम्पीचमेंट का मतलब ही होता है रिमूवल। रिमूवल ऑफ होम? रिमूवल ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। आज तक इंडिया के केस में किसी भी प्रेसिडेंट को या फिर किसी भी जज को उनके पोजीशन से रिमूव नहीं किया गया। एक बार कोशिश की गई थी कांग्रेस के टाइम पे एक पर्टिकुलर जज को रिमूव करने की, बट वो रेजोल्यूशन पास नहीं हो पाया था, वो बस एक इनिशिएटिव लिया गया था। प्रेसिडेंट के केस में आज तक किसी भी प्रेसिडेंट को इम्पीच यानी कि रिमूव नहीं किया गया, ठीक है। तो आई होप ये कंसेप्ट ऑफ इम्पीचमेंट मतलब रिमूवल, ये जो कंसेप्ट है ये हमने कहां से उठाया है? यूएसए से उठाया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और लिखना आप लोग, यूएस से हमने एक और चीज बोरो की है, दैट इज PIL। PIL इसका फुल फॉर्म लिख लेना, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL। आपने शायद ये पहले भी ये
टर्म सुना हो पीआईएल, मैं आपको बता देता हूं पीआईएल क्या होता है। देखिए क्या लिखा है, पब्लिक के इंटरेस्ट में लिटिगेशन डालना, ठीक है, पिटीशन दायर करना। मान लो कि पब्लिकली ऐसी कुछ चीजें हो रही हैं जिसके खिलाफ आवाज उठाई जानी चाहिए, जिस पर सुप्रीम कोर्ट की नजर नहीं पहुंच रही। पीआईएल के ऊपर हम लोग एक डेडिकेटेड अलग वीडियो लेकर आएंगे कि पीआईएल का हिस्ट्री क्या रहा है इंडिया में। तो पीआईएल के केस में क्या होता है कि मान लो पब्लिकली ऐसी समाज में ऐसा कुछ चीज हो रहा हो जिस पर सुप्रीम कोर्ट का, सरकार का ध्यान ना जा रहा हो, एक आम आदमी या किसी लॉयर को लगता है कि इस पर ये मुद्दा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में उठना चाहिए या किसी भी पर्टिकुलर कोर्ट में जाना चाहिए, तो उससे रिलेटेड वो पिटीशन दायर कर सकता है सुप्रीम कोर्ट में। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, एग्जांपल देता हूँ आपको मैं मुंबई के दही हंडी का। दही हंडी में मुंबई में क्या होता था, वो थर लगा के लोग एक दूसरे के कंधे के ऊपर चढ़ते हैं हंडी फोड़ने के लिए। तो बहुत जगह देखा गया था कि वो जो थर लगा के ऊपर जो बच्चे चढ़ के जा रहे थे, उनके केस में वो थर बहुत ऊपर थे, बहुत हाइट हाइट पे ऐसे ह्यूमन पिरामिड्स बनाए जा रहे थे। तो वहां पर किसी के भी जान के जाने का जोखिम बहुत ज्यादा बढ़ जाता था। तो किसी बंदे ने इससे रिलेटेड पिटीशन दायर कर दी थी कि इस थर को कम किया जाए, इस ह्यूमन पिरामिड की जो चेन बनाई जाती है वर्टिकल, इसको थोड़ा कम किया जाए ताकि किसी का जान माल का नुकसान ना हो। तो उससे रिलेटेड बॉम्बे हाई कोर्ट ने अपना डिसीजन सुनाया था कि हाँ ठीक है, इस थर को कम किया जाए या फिर एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन जो है जो गोविंदास होते हैं उनको दिया जाए। तो ऐसे पब्लिक इंटरेस्ट में आप लोग पिटीशन दायर कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि उससे आप ही इफेक्ट हो रहे हो, तो आप अगर कोई दूसरा पर्सन इफेक्ट हो रहा है, आपको चिंता है कि समाज के भले के लिए ये पिटीशन दायर करनी चाहिए, तो वो आप कर सकते हो। दैट इज पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। ये कंसेप्ट भी हमने यूएस से उठाया, ठीक है। तो ये वो सारे आपके जो है प्रोविजंस हैं जो हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किया। एक और है, एक और लिख लेना, ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ठीक है। एक है ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, दूसरा होता है प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ। अब ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ क्या होता है, प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ क्या होता है, ये बहुत लंबा टॉपिक है, इसको समझने में काफी टाइम चला जाएगा। यहाँ पर इस वीडियो में मैं वो चीज अभी एक्सप्लेन नहीं करूंगा, इससे रिलेटेड मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊंगा। वहां पर मैं ये डिस्कस करूंगा कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर स्टैब्लिश्ड बाय लॉ जो हमने दूसरे कंट्री से बोरो किया, वो हम आगे डिस्कस करेंगे कौन सी कंट्री है, उससे रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी सिर्फ इतना जान लो कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी कहां से लिया है, हमने यूएस से बोरो किया। तो ये सारे प्रोविजंस थे क्लास जो हमने यूएस से बोरो किए। अब बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट कंट्री पे, ठीक है, इतना लिख लेना, मैं इसको रफ करता हूं। चलिए नेक्स्ट कंट्री राइट डाउन, सेकंड यूएसएसआर। यूएसएसआर से हमने क्या क्या बोरो किया देखते हैं। अच्छा वैसे यूएसएसआर का फुल फॉर्म क्या है वो भी समझ लो, यूनियन ऑफ सोवियत एंड सोशलिस्ट रिपब्लिक, ठीक है। कई बार एग्जाम में पूछा गया है यूपीएससी में कि यूएसएसआर से हमने क्या बोरो किया। आज के टाइम पे यूएसएसआर को क्लास हम बोलते हैं रशिया। तो रशिया को ही पहले यूएसएसआर कहा जाता था। 1991 में इनका विभाजन हो गया, ठीक है। उसके कारण 15 देश यूएसएसआर से बाहर निकल गए और खुद अकेला अब रशिया बचा हुआ है। तो रशिया से अगर एग्जाम में पूछा गया तो क्या क्या बोरो किया गया, सबसे पहले हमने बोरो किया द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज, ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज अपने में ही एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है क्लास, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। अभी सिर्फ इतना जान लो कि फंडामेंटल ड्यूटीज हमने यहां से बोरो किया था। जब इंडिया में हमने फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला था, तो ओरिजिनली तो फंडामेंटल ड्यूटीज इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था। इंदिरा गांधी की गवर्नमेंट ने एक कमेटी बनाई थी, ठीक है। वो कमेटी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, स्वर्ण सिंह कमेटी। स्वर्ण सिंह कमेटी ने अपने रिकमेंडेशन दिए थे कि क्या क्या ड्यूटीज भारतीय सिटीजन्स को निभानी चाहिए। अगर भारत के सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स है तो उनके कुछ ड्यूटीज भी होने चाहिए, ठीक है। उनके भी कुछ कार्य होने चाहिए जो उनको देश
प्रेमी बनाता है, जो देश के प्रति उनके कार्य होने चाहिए। वो फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन से उठाए थे? तो वो था स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है। अच्छा, कौन से अमेंडमेंट से हमने फंडामेंटल ड्यूटी लाया? जैसे कि मैंने बताया फंडामेंटल ड्यूटी तो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन में था नहीं, तो फिर कौन से अमेंडमेंट से लाया गया था ये? तो याद रखना 42nd अमेंडमेंट, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, CAA यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। तो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, जिनको अमेंडमेंट शब्द का मतलब नहीं पता मैं उनको बता देता हूं। अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंजेस, एग्जिस्टिंग जो आर्टिकल्स होते हैं उसमें कुछ बदलाव किया जाए या कुछ नया ऐड किया जाए, तो वहां पे हम लोग अमेंडमेंट शब्द का यूज करते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 42nd 1976, ठीक है, 1976 में ये अमेंडमेंट एक्ट आया था। आपको मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं क्लास की 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। इसको हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोलते हैं, इस अमेंडमेंट एक्ट को याद रखना। 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट को हम क्या बोलते हैं? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि बहुत सारे चेंजेस इस पर्टिकुलर एक्ट से, अमेंडमेंट एक्ट से लाया गया था। आई होप दिस इज क्लियर। आगे बढ़े, फंडामेंटल ड्यूटीज हो गया। एक और चीज याद रखना, ओरिजिनली जब हमने फंडामेंटल ड्यूटीज इंट्रोड्यूस किया था उस समय सिर्फ 10 ड्यूटीज हुआ करती थी, 10 ड्यूटीज, ठीक है, 10 ड्यूटीज हुआ करती थी। फिर साल 2002 में, आई होप शायद 2002 में ही था, यस यस यस, 2002 में बाय 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, हमने एक और वन मोर ड्यूटी, एक और ड्यूटी थी जो हमने ऐड कर दी। अब आपका होमवर्क ये है कि आपको पता करना है कि साल 2002 में हमने वो कौन सी 11वीं 11th, पहले तो 10 था तो एक और ऐड कर दिया तो कितनी हो गई? 11 हो गई। तो 11th ड्यूटी कौन सी थी जो हमने साल 2002 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल ड्यूटीज में ऐड की थी? आपको ये कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। अगर आप भी खुद से कुछ सर्च करोगे, मैं इसलिए आपको ये काम दे रहा हूं ताकि आप भी सर्च करो, आपको भी ज्यादा चीजें पता चले, ठीक है। जब हम खुद सर्च करते हैं, खुद पता करने की कोशिश करते हैं, वो चीजें हमें लंबे समय तक याद रहती है, आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा ये, इसलिए कह रहा हूं। चले आगे बढ़े, हो गया फंडामेंटल ड्यूटीज। नेक्स्ट राइट डाउन। नेक्स्ट है क्लास, पॉज करके ये लिख लेना, ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी के बाद यूएसएसआर से हमने और क्या लिया है देखते हैं। नेक्स्ट राइट डाउन, प्लान्ड इकोनॉमी, प्लान्ड इकोनॉमी। ये प्लान्ड इकोनॉमी क्या है समझो। हमारे, जब हमारा देश आजाद हुआ, ठीक है, जब पहला इलेक्शन खत्म हुआ तो हमारा फर्स्ट 5 ईयर प्लान स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो वो फर्स्ट 5 ईयर प्लान से रिलेटेड भी वो इकोनॉमिक का क्वेश्चन आ जाता है कि बताइए फर्स्ट 5 ईयर प्लान के हमारे की आर्किटेक्ट कौन थे, सेकेंड 5 ईयर प्लान के हमारे की आर्किटेक्ट कौन थे, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए। आप ये चीजें पढ़ लेना। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि प्लान्ड इकोनॉमी होता क्या है। प्लान्ड इकोनॉमी बेसिकली कि जब सरकार इलेक्शन जीत के आती है तो वो अगले 5 सालों में क्या क्या काम करने वाली है, ठीक है, उनके विजन क्या है, ये इस प्लान्ड इकोनॉमी में तय किया जाता है। तो उसके लिए एक कमीशन बनाया था हमने, नोन एज प्लानिंग कमीशन। ये जो प्लानिंग कमीशन है 19 नहीं 2017 में इसको खत्म करके नीति आयोग को इंट्रोड्यूस किया गया। नीति आयोग, तो नीति आयोग बेसिकली इट इज अ सक्सेसर ऑफ प्लानिंग कमीशन। तो जो प्लानिंग कमीशन में होता था वही काम आज नीति आयोग में भी होता है। एजेंडा सेट किया जाता है कि अगले 5 सालों तक सरकार के क्या क्या विजन, क्या क्या काम होने वाले हैं, ठीक है। वैसे प्लानिंग कमीशन में भी होता था। साल 2017 में इसका नाम चेंज हो गया नीति आयोग। वैसे इसका फुल फॉर्म लिख लेना आप लोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग। ये कई एग्जाम्स में पूछा गया है इसका फुल फॉर्म, ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, लिख लिया? कहां गया डस्टर? हाँ एक सेकेंड।
नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, लिख लेना। नेक्स्ट क्लास, प्लान्ड इकोनॉमी के बाद यूएसएसआर से हमने और क्या बोरो किया, फटाफट देखते हैं। नेक्स्ट, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस, इकोनॉमिक जस्टिस, पॉलिटिकल जस्टिस एंड सोशल जस्टिस। सोशल जस्टिस, ठीक है। ये कंसेप्ट भी हमने यूएसएसआर से लिया है। हमारा कंट्री देखो गरीब कंट्री रहा है, ठीक है। 1947 में जब हमारा देश आजाद हुआ तो देश का पहले तो विभाजन ही हो गया। विभाजन होने के बाद हमें इकोनॉमिक लॉसेस हुए, प्लस हमारे कंट्री में ऑलरेडी भूखमरी बहुत जगह पर हो रही थी, राइट्स हो रहे थे, तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स थे। तो गरीब लोगों को जस्टिस मिल सके, ठीक है, जो बड़े तबके लोग हैं जो कि गरीब है उनको जस्टिस मिल सके, इसलिए हमने ये जो जस्टिस वाला जो टर्म है ये हमने यूएसएसआर से बोरो किया था। इवन अगर आप हमारा प्रियम्बल पढ़ोगे कभी तो उसमें आप एक लाइन पढ़ोगे, इकोनॉमिक सोशल एंड पॉलिटिकल जस्टिस, ये हमारे प्रियम्बल में भी लिखा है। बट ये जो पूरा ये जो लाइन है ये हमने कहां से उठाया था, यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से। आई होप दिस इज क्लियर। तो ये वो सारे प्रोविजंस थे जो हमने यूएसएसआर से बोरो किए थे। नेक्स्ट कंट्री लिखो, यूएसएसआर के बाद नेक्स्ट लिखो आयरलैंड। आयरलैंड, ठीक है, आयरलैंड। अच्छा मुझे बताओ कौन से कॉन्टिनेंट में, कमेंट सेक्शन में जाके बताओ कि आयरलैंड कौन से कॉन्टिनेंट में है। टोटल कितने कॉन्टिनेंट है, 7। तो 7 में से कौन से कॉन्टिनेंट में आयरलैंड है बताना। लिखो, थर्ड कंट्री राइट डाउन, आयरलैंड। आयरलैंड, ठीक है। आयरलैंड में लिखना फर्स्ट जो हमने चीज यहां से बोरो की है, दैट इज डीपीएसपी। इसका फुल फॉर्म लिख लेना, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ऑफ स्टेट पॉलिसी, प्लस आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक जो है वो है आपका डीपीएसपी, ठीक है। डीपीएसपी हमने कहां से बोरो किया था, आयरलैंड से बोरो किया था, ठीक है। बट आयरलैंड ने भी कहीं से बोरो किया था, ठीक है। इन्होंने बोरो किया था, आयरलैंड ने स्पेन से बोरो किया था। बट अगर आपको एग्जाम में कभी पूछा कि हमने डीपीएसपी कहां से बोरो किया है, तो हमने तो आयरलैंड से बोरो किया था। अब आयरलैंड ने कुछ मॉडिफिकेशन किया होगा, फिर उनसे लेकर हमने मॉडिफाई करके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाल दिया, ठीक है। नेक्स्ट राइट डाउन। नेक्स्ट, सेकंड, इलेक्शन प्रोसीजर ऑफ प्रेसिडेंट। याद है आपको, मैंने आपको बताया था कि यूएस से हमने ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट बोरो किया था, कि यानी कि प्रेसिडेंट का एक ऑफिस होना चाहिए, लेकिन उसके इलेक्शन का जो प्रोसीजर है वो हमने आयरलैंड से बोरो किया है, वो हमने यूएस से बोरो नहीं किया। उनके केस में अगर आप देखोगे तो इलेक्शन जो होता है उनके प्रेसिडेंट का वो डायरेक्ट मेथड से होता है। इंडिया में जो इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का वो इनडायरेक्ट मेथड से होता है। तो वो जो प्रोसीजर है इलेक्शन प्रेसिडेंट का वो हमने आयरलैंड से बोरो किया था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट राइट डाउन, आयरलैंड से हमने और क्या बोरो किया है। नेक्स्ट है नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, ऑफ राज्यसभा, आर से राज्य, एस से राज्यसभा, क्लियर है। नॉमिनेटेड मेंबर, देखिए हमारे राज्यसभा में 12 ऐसे मेंबर्स होते हैं जो नॉमिनेटेड होते हैं, ठीक है। लोकसभा में भी पहले नॉमिनेटेड मेंबर्स होते थे, 2 नॉमिनेटेड मेंबर्स होते थे एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के, अब तो उनको रिमूव कर दिया गया, अब वो नहीं है। लेकिन राज्यसभा में आज भी 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया कितने मेंबर्स को, कौन से मेंबर्स होते हैं वो, कौन से फील्ड से, आर्ट, साइंस, लिटरेचर, स्पोर्ट्स, है ना। तो यहाँ ऐसे फील्ड से हम क्या करते हैं, कुछ ऐसे मेंबर्स को प्रेसिडेंट उठाते हैं और उनको राज्यसभा के लिए नॉमिनेट कर देते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा सचिन तेंदुलकर, वो भी राज्यसभा के मेंबर थे तो उनको नॉमिनेट किया गया था, ठीक है।
अमिताभ बच्चन को नॉमिनेट किया गया था, शत्रुघ्न सिन्हा को। तो ऐसे बहुत सारे पर्सनालिटीज रही हैं। अभी पीटी उषा जो है वो भी राज्यसभा के मेंबर है, उनको भी नॉमिनेट किया गया था। तो ऐसे अलग अलग फील्ड से 12 मेंबर्स को नॉमिनेट किया जाता है राज्यसभा में। ठीक है, क्लियर है। तो ये कैसे नॉमिनेट किया जाए, नॉमिनेशन होना चाहिए राज्यसभा में कुछ मेंबर्स का, कौन से फील्ड से, ये चीज भी हमने आयरलैंड से बोरो किया। ठीक है, नेक्स्ट कंट्री राइट डाउन क्लास। आयरलैंड के बाद जो आप लोग कंट्री लिखोगे, वेरी इंपॉर्टेंट कंट्री, दैट इज इंग्लैंड। ठीक है, इंग्लैंड को कैसे भूल सकते हैं हम, तो इंग्लैंड लिख लेना आप लोग। इंग्लैंड से हमने क्या क्या बोरो किया है। ठीक है, मेरा डस्टर ही गायब हो जाता है। ठीक है, लिखो इंग्लैंड। अब जो इंग्लैंड से हमने बोरो किया था, वो बहुत इंपॉर्टेंट एक प्रोविजन हमने बोरो किया है, जहां से यूपीएससी ने हर ऑल्टरनेट ईयर्स पे तो क्वेश्चंस भैया पूछे ही हैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो। तो इंग्लैंड, इंग्लैंड लिख लेना। 3 कंट्रीज हो गए, ये चौथा है। इंग्लैंड से हमने क्या बोरो किया, पहला राइट डाउन रिट्स। टोटल 5 रिट्स है। कौन कौन से, उनके नाम एग्जाम में पूछे गए। ठीक है, और उनके मतलब भी पूछे गए। हम यहाँ पर मतलब एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। रिट से रिलेटेड एक अलग डेडिकेटेड वीडियो लेकर आऊंगा, क्योंकि रिट अपने आप में एक बहुत वास्ट टॉपिक है। कौन कौन से रिट्स है वो जान लीजिए। 5 रिट्स है जैसे मैंने बताया। सबसे पहला, अच्छा आप लोग ना ऐसे ये ऐसे मतलब अल्फाबेट्स में आप लोग याद रख सकते हो। मैंने ऐसे याद रखा है, HNMPCQ। क्या होता है, H से होता है हेबियस कॉर्पस, M से होता है मैंडमस, P से होता है प्रोहिबिशन, C से होता है सर्टियोररी, और Q से होता है कुओ वारंटो। ठीक है, ये 5 रेट्स हैं जो हमने यूके से बोरो किया, यानी कि इंग्लैंड से बोरो किया। ये लिख लेना आप लोग, रेट्स। ठीक है, चलिए। अच्छा, रेट्स हम कहां पे लेके जा सकते हैं हमारे, एक तो सुप्रीम कोर्ट में और दूसरा हाई कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल यहाँ रिट से रिलेटेड क्या है, आर्टिकल 32। ठीक है, हाई कोर्ट में अगर हम रिट्स लेकर जाना चाहते हैं तो इसके लिए आर्टिकल क्या है, आर्टिकल 226। ठीक है, लिख लेना। रिट्स क्या है, उसका रिलेटेड उससे रिलेटेड जितने भी डाउट्स होंगे, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो लेकर आऊंगा, वहां सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे कि रिट्स बेसिकली क्या क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिट्स के बाद नेक्स्ट राइट डाउन, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, नेक्स्ट राइट डाउन। इंग्लैंड से हमने और क्या बोरो किया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमने पार्लियामेंट ही यूके से बोरो किया है, तो गवर्नमेंट भी कैसी होगी हमारी, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। लास्ट वीडियो में मैंने जब भी फीचर्स बताए थे, तो फीचर्स में मैंने आपको समझाया था कि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है ना, तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है, बेसिकली ये प्राइम मिनिस्टर मॉडल ऑफ गवर्नमेंट होता है, जहां पे प्राइम मिनिस्टर सबसे पावरफुल होता है। तो हमारे देश में तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। ठीक है, तो कौन सबसे ज्यादा पावरफुल है, पार्लियामेंट प्राइम मिनिस्टर है। और वैसे ही अगर आप यूएस में जाओगे, जहां पे प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, वहां पे कौन ज्यादा पावरफुल है, प्रेसिडेंट पावरफुल है, जो बाइडेन सबसे ज्यादा पावरफुल है ना। नेक्स्ट राइट डाउन, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बाद ऑफिस ऑफिस ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा, ऑफिस ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा। ठीक है, हमारे लोकसभा में एक स्पीकर का ऑफिस होता है। जैसे अगर आप असेंबली देखो, राज्यसभा है, लोकसभा लोअर हाउस है, राज्यसभा अपर हाउस है। तो दोनों हाउस में चेयरपर्सन बैठते हैं। ठीक है, प्रिसाइडिंग ऑफिसर उनको बोलते हैं। तो लोकसभा के केस में उनको स्पीकर बोलते हैं, राज्यसभा के केस में उनको चेयरमैन बोलते हैं। तो लोकसभा में जो स्पीकर बैठता है, उसका एक अपना ऑफिस है। ये ऑफिस होना चाहिए स्पीकर के लिए, ऐसा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से यानी कि इंग्लैंड से बोरो करके बताया गया है।
देखिए ऐसे भी बहुत सारे प्रोविजंस है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से भी लिए गए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से हमने क्या क्या बोरो किया था उससे रिलेटेड मैं एक अलग वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा। अभी जैसे कि फॉर एग्जांपल सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, तो वो सेपरेशन ऑफ पावर हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 से लिया था, वो हम डिस्कस नहीं कर रहे, हम यहाँ कंट्रीज डिस्कस करने जा रहे हैं कि कौन कौन से कंट्रीज से क्या बोरो किया था। ठीक है, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट से रिलेटेड मैं आप 35 से रिलेटेड मैं आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊंगा। यहाँ पर याद रखो इंग्लैंड से हमने क्या बोरो किया, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऑफिस ऑफ स्पीकर ऑफ लोकसभा, एंड नेक्स्ट एक लिख लेना क्लास आप लोग, रूल ऑफ लॉ। रूल ऑफ लॉ यानी कि जो देश है वो नियम कायदे कानून से चलेगा। पहले तो नहीं चलता था ना नियम कायदा कानून, पहले तो हमारे देश में प्रोविंसेस हुआ करते थे, यानी कि राजा महाराजाओं का, राजवाड़ों का जो है उनका चलता था, कोई रूल कोई लॉ नहीं होता था, जो वो कहे तो वही होता था। लेकिन अब कंट्री कैसे चलेगा, रूल लॉ के हिसाब से चलेगा, तो जितने भी रूल्स बनाए जाएंगे वो लॉस के हिसाब से बनाए जाएंगे, तो रूल ऑफ लॉ, तो लॉ का राज्य है इस देश में, लॉ के हिसाब से कानून के हिसाब से हर कोई चलेगा। तो ये रूल ऑफ लॉ कंसेप्ट भी हमने कहां से लिया है, इंग्लैंड से लिया है। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट कंट्री राइट डाउन, इंग्लैंड के बाद लिखो कनाडा। कनाडा से तो अभी हमारे संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं चल रहे हैं, लेकिन कनाडा से रिलेटेड भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब क्योंकि संबंध अच्छे नहीं है कनाडा से बहुत लंबे टाइम से, जब से जस्टिन ट्रूडो पावर में है, तो एक्सपेक्ट करिए कि वहां से कोई ना कोई क्वेश्चन आपको पूछा जाए। तो अगर पॉलिटी से रिलेटेड कनाडा से क्वेश्चन पूछ लिया तो आपको पता होना चाहिए कि कौन से प्रोविजंस हमने वहां से बोरो किए थे। पहला राइट डाउन, ऑफिस ऑफ गवर्नर। ऑफिस ऑफ गवर्नर, कौन सा गवर्नर, आरबीआई का नहीं भाई साहब, जो स्टेट में गवर्नर्स होते हैं ना वो गवर्नर। जैसे महाराष्ट्र स्टेट है, ठीक है, यूपी है, गुजरात है, तो हर स्टेट में सीएम तो है, लेकिन हर स्टेट में गवर्नर भी होते हैं जो कि बेसिकली सेंट्रल गवर्नमेंट के एजेंट्स होते हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट नॉमिनेट करके उनको भेजता है, और जैसा सेंट्रल गवर्नमेंट कहता है उसके हिसाब से वो सारे गवर्नर्स उन पर्टिकुलर स्टेट में अपना काम करते हैं। ठीक है, क्लियर है, लेकिन सीएम के साथ रहकर काम करते हैं। ठीक है, तो ऑफिस ऑफ गवर्नर, तो ये ऑफिस ऑफ गवर्नर हमने कहां से लिया है, कनाडा से। नेक्स्ट राइट डाउन, रेसिड्यूअरी पावर। रेसिड्यूअरी पावर, रेसिड्यूअरी पावर क्या होता है क्लास, मैंने आपको लास्ट लेक्चर में, आई मीन लास्ट वीडियो में जो फीचर्स मैंने पढ़ाए थे उसमें मैंने आपको ये बताया था कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक और फीचर है। क्या फीचर है कि वी हैव अ फेडरल सिस्टम बट विथ यूनिटरी बायसनेस, यानी कि फेडरल सिस्टम तो है, सेंटर भी है, स्टेट भी है, लेकिन ज्यादा पावर्स किसको दिए गए, सेंट्रल गवर्नमेंट को, केंद्र सरकार को। ठीक है, तो रेसिड्यूअरी पावर का मतलब ये हुआ कि जो पावर्स अब स्टेट के पास नहीं है वो सारे पावर्स किसके पास होंगे, सेंटर के पास होंगे। अगर मान लो स्टेट और सेंटर किसी बीच में कोई मतभेद हो जाता है किसी चीज को लेकर, ठीक है, तो उस केस में ओवरराइडिंग पावर्स होते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज्यादा पावर्स है, स्टेट के पास कम है। तो रेसिड्यूअरी पावर यानी कि जो एक्स्ट्रा पावर्स होंगे वो किसके पास होंगे, सेंटर के पास होंगे। तो ये भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक फीचर है, और ये प्रोविजन हमने कनाडा से लिया था। नेक्स्ट राइट डाउन, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ऑफ एमपीज एंड एमएलएस। क्या प्रिविलेजेस होते हैं, देखिए जो एमपी होते हैं जो पार्लियामेंट में बैठते हैं, इनका चुनाव होता है ना अभी 2024 में होने वाला है, और हर स्टेट में एमएलए भी होते हैं जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में जाके बैठते हैं। तो ये जो एमपीज और एमएलए होते हैं इनको कुछ प्रिविलेजेस मिलते हैं। ठीक है, प्रिविलेजेस क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं, अगर मान लो जैसे कि एक साल में 3 सेशन होता है पार्लियामेंट में, एक होता है बजट सेशन, फिर होता है मॉनसून सेशन, और तीसरा क्या होता है, विंटर सेशन। तो किसी भी सेशन के पहले 40 दिन पहले और सेशन के 40 दिन बाद उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है, किसी भी एमपी और एमएलए को। मान लो कि अभी अभी आज आज समझ लो 1 मार्च है, 1 मार्च है, 1 मार्च है, ठीक है, समझ लो कि 10th अप्रैल को, 10th नहीं, समझ लो 11th अप्रैल को पार्लियामेंट का सेशन होने वाला है। वैसे
अप्रैल में नहीं होता है, जस्ट मान लेते हैं कि आज 1 मार्च है, 11 अप्रैल को सेशन पार्लियामेंट का एक सेशन होने वाला है, तो 40 दिन का पीरियड है लगभग। तो इस 40 दिन के पीरियड में, 40 डेज के पीरियड में, सेशन के पहले किसी भी एमपी और एमएलए को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। और अगर एक बार सेशन खत्म हो गया, मान लो 1 महीने तक सेशन चला, अप्रैल तक सेशन चला, ठीक है, अप्रैल से 10 मई तक सेशन चला, 1 मई तक सेशन, 10 मई तक 1 महीना तक सेशन चला, तो उस सेशन के 40 दिन बाद तक, 40 डेज लेटर, ठीक है, 40 दिन बाद तक उस एमपी और एमएलए को अरेस्ट नहीं किया जा सकता। तो ये भी एक पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस इनको दिए गए हैं। तो ये पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, ये जो प्रोविजन है, ये कहां से हमने उठाया है? ये उठाया है कनाडा से। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, डन। चले आगे बढ़े। नेक्स्ट कंट्री राइट डाउन कनाडा के बाद। अगर आपको कोई डाउट भी है ना क्लास, तो प्लीज आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो मुझसे, ठीक है। नेक्स्ट कंट्री आप लोग कनाडा के बाद लिखना ऑस्ट्रेलिया। कंगारुओं ने वर्ल्ड कप हमसे लेकर चले गए, आज उनसे थोड़ा बहुत रिलेटेड चीजें पढ़ भी लो, ठीक है। कॉन्करेंट लिस्ट, सॉरी कॉन्करेंट तो यहां प्रोविजन लिया था, कंट्री का नाम लिख लो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया से पहला हमने लिया है कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट क्या होता है समझो, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के स्केड्यूल्स में 12 स्केड्यूल्स है, उसमें से एक 7th स्केड्यूल है। उस 7th स्केड्यूल में 3 लिस्ट है। 3 लिस्ट में सबसे पहला है हमारे पास यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, और लास्ट है हमारे पास कॉन्करेंट लिस्ट। कॉन्करेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट में 100 सब्जेक्ट्स हैं, स्टेट में 61 सब्जेक्ट हैं, और कॉन्करेंट में 52 सब्जेक्ट्स हैं। तो ये जो कॉन्करेंट लिस्ट है, ये हमने कहां से लिया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया है। कॉन्करेंट लिस्ट बेसिकली क्या होता है, देखो यूनियन के पास अपने सब्जेक्ट है कि यूनियन गवर्नमेंट ही उससे रिलेटेड अपने लॉज बना सकता है, जैसे रेलवे, डिफेंस, कम्युनिकेशन, फॉरेन अफेयर्स, ये सब ऐसे सब्जेक्ट हैं जिस पर सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट ही कानून बना सकता है। स्टेट के पास भी अपने कुछ पावर्स हैं कि स्टेट गवर्नमेंट ही उससे रिलेटेड जो है अपने लॉज बना सकती है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल रिवर्स हो गए, वाटर हो गया, ठीक है, एग्रीकल्चर हो गया, ये से बहुत सारे टॉपिक्स है जहां पर स्टेट गवर्नमेंट अपने लॉज बना सकता है। फिर आता है कॉन्करेंट लिस्ट, जहां पे सेंटर यानी कि यूनियन और स्टेट दोनों मिलकर लॉज बनाते हैं। तो कॉन्करेंट में क्या होगा, यूनियन और स्टेट मिलकर लॉज बनाते हैं, जैसे कि मैरिज रिलेटेड, ठीक है। तो मैरिज रिलेटेड अगर जो भी लॉज हो गए वो सेंटर और स्टेट मिलकर बना सकते, तो ये हो गया कॉन्करेंट लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट कहां से लिया है हमने? ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ठीक है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना, कॉन्करेंट लिस्ट कौन से स्केड्यूल में आता है? 7 स्केड्यूल में। 7 स्केड्यूल में 3 लिस्ट है, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट, बट कॉन्करेंट कहां से लिया? ऑस्ट्रेलिया से लिया। चलिए नेक्स्ट राइट डाउन, और क्या लिया हमने ऑस्ट्रेलिया से। नेक्स्ट लिखना आप लोग कॉन्करेंट लिस्ट के बाद जॉइंट सिटिंग, ठीक है, जॉइंट सिटिंग। आई होप आपको ये ऑस्ट्रेलिया दिख रहा हो क्लास, ठीक है, हाँ दिख रहा है, ठीक है, एक सेकेंड। तो ऑस्ट्रेलिया से हमने कॉन्करेंट लिस्ट के बाद क्या लिया? राइट डाउन जॉइंट सिटिंग। जॉइंट सिटिंग, जॉइंट सिटिंग क्या होता है समझो, मान लो हमारे लोकसभा में और राज्यसभा में कोई बिल आया है और वो बिल पास नहीं हो रहा, लोकसभा राज्यसभा में टसल चल रहा है, ठीक है, पास नहीं हो रहा बिल, तो उस केस में जॉइंट सिटिंग आ सकती है। जॉइंट सिटिंग में क्या होगा, लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स को एक साथ बिठाया जाएगा और वहां पर बिल पास करने की कोशिश की जाएगी, और मेजोरिटी जो भी डिसीजन आएगा, यस तो बिल पास हो जाएगा, नो तो बिल पास फाइनली नहीं होगा। एग्जाम में कई बार आपसे सवाल पूछा गया है, यूपीएससी ने पूछा है कि वो कौन से केस हैं, कौन से बिल हैं जिन पर जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो कौन कौन से बिल है देखते हैं। अगर मान लो ऑर्डिनरी बिल है, ऑर्डिनरी बिल है, या फिर फाइनेंशियल बिल है, इस केस में जॉइंट सिटिंग बुलाई जा सकती है।
अगर बिल सेपरेटली पास नहीं हो रहा था तो, ठीक है। लेकिन अगर कॉन्स्टिट्यूशनल बिल है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ चेंज कराना है, उससे रिलेटेड बिल है या फिर मनी बिल है, आर्टिकल 110 मनी बिल, इस केस में जॉइंट सिटिंग नहीं बुलाई जा सकती है, ठीक है। नो जॉइंट सिटिंग, लिख लेना, नो जॉइंट सिटिंग, नो जॉइंट सिटिंग लिख लेना, क्लियर है, ठीक है। इस केस में जॉइंट सिटिंग नहीं बुलाई जा सकती है, लेकिन इस केस में जॉइंट सिटिंग बुलाई सकती है। और जॉइंट सिटिंग हमने कहां से लिया है भैया? ऑस्ट्रेलिया से लिया है, ठीक है। डन, चलें आगे बढ़े, ठीक है। नेक्स्ट राइट डाउन। नेक्स्ट कंट्री लिखना जर्मनी। नेक्स्ट कंट्री राइट डाउन क्लास, जर्मनी, ठीक है। जर्मनी, जर्मनी से हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविजन लिया है। क्या लिया है? सस्पेंशन, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी। अगर देश में इमरजेंसी लागू कर दिया गया है तो उस केस में फंडामेंटल राइट्स को भी सस्पेंड किया जाता है। कुछ एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, अभी नहीं। तो सस्पेंशन यानी कि मान लो आपका राइट है, जैसे कि मेरा राइट है राइट टू एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। मेरे को एम्प्लॉयमेंट मिलना चाहिए और उसमें कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। तो अगर ऐसा कोई राइट है मेरा, तो वो राइट अगर इमरजेंसी लागू कर दिया गया है तो उस केस में ऐसे राइट्स एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे, ठीक है। उस समय के लिए वो राइट्स को, मतलब एक्चुअली एग्जिस्ट है, मतलब आप अपने काम धंधे पे जाओगे, लेकिन उससे रिलेटेड आप रोड पे बैठ के या कहीं बैठ के प्रदर्शन नहीं करोगे, आपको हटा दिया जाएगा, बोला जाएगा भैया इमरजेंसी है, देश में वैसी प्रॉब्लम है, अब बाद में करना है ये सब, ठीक है। हमारे देश में कई बार इमरजेंसी को लगाया गया है, ठीक है। इमरजेंसी कई प्रकार की होती है। एक तो होता है नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी में क्या होता है? अगर कोई वॉर हो गया या इंटरनल रिबिलियन हो गया, ठीक है, आंतरिक विद्रोह हो गया, तो उस केस में नेशनल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। एग्जाम में पूछा गया है कि जब भी नेशनल इमरजेंसी लगाई जाती है तो क्या वो सिर्फ एक पर्टिकुलर जगह पे लगाई जाती है या पूरे देश में लगाई जा सकती है? तो समझिए, नेशनल इमरजेंसी पूरे देश में भी लगाई जा सकती है, या फिर अगर किसी पर्टिकुलर रीजन में प्रॉब्लम है, जैसे मान लो अरुणाचल प्रदेश में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गया, तो अरुणाचल प्रदेश में ही सिर्फ नेशनल इमरजेंसी लगा दी जाएगी, ठीक है। उससे रिलेटेड भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कभी डिस्कस करेंगे। अभी इतना याद रखना कि कुछ पार्ट्स में भी इमरजेंसी लगाई जा सकती है और पूरे देश में भी लगाई जा सकती है। दूसरा होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, जो आज तक हमारे देश में नहीं लगाई गई है। तीसरा होता है स्टेट इमरजेंसी, या फिर इसको हम बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल भी बोलते हैं, यानी कि एक स्पेसिफिक स्टेट में प्रेसिडेंट का रूल होता है, तो वहां पर स्टेट इमरजेंसी लगाई दी जाती है। क्लियर है इतना? ठीक है। तो ये सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, ये था, हमने जर्मनी से बोरो किया था क्लास, ठीक है। नेक्स्ट राइट डाउन, नेक्स्ट लिखना साउथ अफ्रीका। साउथ अफ्रीका से क्या क्या बोरो किया देखते हैं। साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका लिखो। फर्स्ट राइट डाउन, प्रोसीजर, प्रोसीजर ऑफ अमेंडमेंट्स टू कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल 368, है ना। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एग्जिस्टिंग आर्टिकल्स में कुछ चेंजेस किए जाते हैं या कुछ ऐड किए जाते हैं, तो वो हम कौन से तरीके से किया जाए, ठीक है, वो कौन से मेथड्स को फॉलो किया जाए, वो मेथड्स हमने कहां से बोरो किया है? साउथ अफ्रीका से, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, नेक्स्ट राइट डाउन। नेक्स्ट लिखना एक और है, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा जो हमारा अपर हाउस है पार्लियामेंट में, वहां पर
हम मेंबर्स को कैसे इलेक्ट करके भेजेंगे। वैसे तो राज्यसभा मेंबर्स के जो इलेक्शन होते हैं वो डायरेक्ट तरीके से लड़े जाते हैं या वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं, मुझे आप लोग कमेंट में बताइए, ठीक है। वैसे ठीक है, वो आप बता दोगे। तो ये इलेक्शन कैसे होना चाहिए राज्यसभा के मेंबर्स का, ये हमने साउथ अफ्रीका से बोरो किया था। नेक्स्ट कंट्री राइट डाउन, ठीक है, फटाफट कर लेते हैं। नेक्स्ट लिख लेना न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड से हमने क्या बोरो किया देखते हैं। न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड से हमने बोरो किया क्लास वोटिंग राइट्स, ठीक है, वोटिंग राइट्स। देखिए मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि हमारे देश में 1921 तक तो महिलाओं को वोट करना अलाउ ही नहीं था, क्योंकि अंग्रेजों का शासन था, तो वो बड़ा डिस्क्रिमिनेट करते थे। और वुमेन को भी जब इनिशियली अलाउ किया गया था वोटिंग करने के लिए, वो भी बहुत ज्यादा मतलब आइसोलेटेड था उन सेक्शन ऑफ वुमेन के लिए जो हाई क्लास हाई स्टेटस से बिलोंग करती थी, ठीक है। वो धीरे 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 सबको वोटिंग राइट्स मिलती चली गई, ठीक है। तो ये वोटिंग राइट्स जो है हमने ये न्यूजीलैंड से बोरो किया है, ये आप लोग लिख लेना। एक और कंट्री लिखो, फ्रांस, फ्रांस। नेक्स्ट कंट्री, 9th कंट्री होगा शायद, फ्रांस। फ्रांस से हमने क्या बोरो किया, राइट डाउन, आइडिया ऑफ इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, यानी कि भाईचारा, ठीक है, ब्रदरहुड, फ्रेटर्निटी। इसको हम लोग बोलते हैं, इन तीनों को बोलते हैं आइडिया ऑफ ट्रिनिटी। ट्रिनिटी भी कहा जाता है इसको, ठीक है। तो ये जो ट्रिनिटी है, इक्वालिटी, लिबर्टी एंड फ्रेटर्निटी, ठीक है, ये चीज हमने कहां से बोरो की थी, फ्रांस से बोरो की थी। फ्रांस में एक रेवोल्यूशन आया था, फ्रेंच रिवॉल्यूशन 1789 में। तो उस फ्रेंच रिवॉल्यूशन में इन आइडियाज का जन्म हुआ था, ठीक है। तो इन आइडियाज को हमने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बोरो करके डाला है। लास्ट कंट्री राइट डाउन क्लास, फ्रांस के बाद एक और लिख लेना लास्ट, जापान, ठीक है, जापानीज कॉन्स्टिट्यूशन। जापान से भी हमने कुछ बोरो किया है। जापान, 10th लिख लेना, जापान। भैया जापान से क्या बोरो किया हमने, जापान से बोरो किया हमने प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ। मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही कहा था, यूएस का जब मैं आपको पढ़ा रहा था कि यूएस से हमने ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ बोरो किया था। तो प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ कहां से बोरो किया था, तो ये जापान से किया था। मैं नेक्स्ट एक वीडियो आप लोग के लिए लेकर आने वाला हूं जहां पर ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, ये दोनों का मतलब क्या होता है, दोनों में क्या अंतर है, ठीक है, वो मैं आपको एक अच्छे से एक डेडिकेटेड वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, ताकि आपको कोई डाउट ना रहे कि इन टर्म्स का मतलब क्या होता है। और इतने अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा कि कभी डाउट रहेगा भी नहीं, ठीक है। तो उस टाइम पे भी पेन पेपर लेकर तैयार बैठना, जो भी चीजें रहेगी उसको नोट डाउन कर लेना, ठीक है क्लास। तो ये थे वो टोटल 10 कंट्रीज जहां से हमने बहुत सारे प्रोविजंस को बोरो किया है। इतने आप पढ़ लेना, एग्जाम में इन्हीं से रिलेटेड कहीं से भी चीजें आपसे पूछ ली जाएगी कि कौन सी चीजें भैया हमने कहाँ से बोरो की थी। क्लियर है इतना, तो इतना रिवाइज कर लेना, ठीक है। और तब तक मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तो अगले वीडियो में हम लोग वही प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ में क्या अंतर होता है, वो सारी चीजें हम लोग फटाफट डिस्कस करेंगे। जल्दी वो वीडियो मैं आप लोग के लिए लेकर आऊंगा। उससे पहले एक चीज हमेशा याद रखना, मिलेंगे हम लोग अगले वीडियो में। और प्लीज वीडियो को क्लास ज्यादा से ज्यादातर अपने फ्रेंड्स तक शेयर करिए, ताकि उनके भी सारे डाउट्स क्लियर हो जाएं। अगर आप वीडियो पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक जरूर करना, ठीक है। तो अगर आपको कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में वो डाउट्स अपने लिख सकते हो। अगर किसी टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए, बीट एनी टॉपिक, इकोनॉमी, साइंस, एनवायरनमेंट, ज्योग्राफी, किसी से भी रिलेटेड, तो मैं उसके लिए आपके लिए एक नया वीडियो लेकर आऊंगा, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।